जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनका जितना ग्रेस पीरियड था, इन्होंने कितने टाइम रूल किया था, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा समझा। ओके, टुडे वी विल बी डिस्कस इन दिस सीरीज द पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। देखिए मुगल ट्रेडिशन का सक्सेशन कितना था, उनका रिलेशन जो है अदर रूलर के साथ में कैसा था, अकबर की पॉलिसीज क्या थी। अब इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी एक्सप्लेन इट, सो कंसंट्रेट ऑन योर चैप्टर एंड सिट इन गुड मैनर। ओके, लुक एट आवर चैप्टर स्ट्रीम्स एंड अगेन एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, द मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी में हमने नंबर ऑफ रूलर्स के बारे में डिस्कशन बिफोर वीडियोस में किया। एंड फर्स्ट वी गोज टू मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, यानी मुगल ट्रेडिशन का सक्सेशन कितना था, क्या था, इस बारे में हम शॉर्टली इसको पढ़ेंगे कि द मुगल जो है डिड नॉट बिलीव द रूल ऑफ द प्रिमोगेनिचर, यानी वो प्री भी किसी पे बिलीव नहीं करते थे। वो लोग जो है वो अपना एस्टेट जो है वो हेरिडिटी कल्चर्स में चलाते थे। वह द एल्डेस्ट सन, यानी उनका जो एल्डेस्ट सन जो होता था वो इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट, सबसे बड़ा जो यमपुत्र जो होता था वही उसके फादर के एस्टेट को चलाता था। दे फॉलो द मुगल एंड तिमुरिदी कस्टम ऑफ, इस कस्टम को क्या कहा जाता था, कॉप्रेंसेंसी, क्या कहा जाता था, कॉप्रेंसेंसी, एंड द इनहेरिटेड और द डिवीजन ऑफ द इंटरहेंसेस अमंगस्ट द ऑल सन। ऐसा नहीं था कि अगर एल्डेस्ट सन जो है वो ही इज नॉट एबल, तो जितने भी नंबर ऑफ सीरीज में सन होते थे वो उसके एस्टेट और रॉयल को जो है वो फॉलो करता था। नेक्स्ट आता है मुगल रिलेशंस। देखिए मुगल रिलेशंस विद द अदर रूलर्स, अदर रूलर्स के साथ में इनका रिलेशंस कैसा रहा, ओके, किस प्रकार से इन लोगों का अदर जो राजपूत है, अदर और भी बहुत सारे रूरल हुए थे उनके साथ में इनके रिलेशंस कैसे थे, इस बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। द मुगल had the campaign the constantly against the ruler who refused to accept their authorities, but as the Mughals became powerful, many other rulers like Rajput joined them the voluntarily. देखिए एक्सक्यूज मी वन मिनट, मुगल जो थे वो अदर जितने भी रूरल जो थे जो उस समय रूल कर रहे थे उनसे पावरफुल थे, और इन्होंने राजपूत जितने भी शासक जो थे उनको वॉलेंट्री के आधार पर अपने पे ज्वाइन किया था। और मैनी राजपूत जो है वो मैरिड देयर डॉटर्स इनटू द मुगल फैमिलीज टू गेन हाई पोजीशन। राजपूतों ने एक हाई पोजीशंस गेट करने के लिए अपनी डॉटर्स, अपनी जो पुत्रियां थी, रानियां जो थी, जो बेटियां थी, उनकी मैरिज जो है इस मुगल डायनेस्टीज के अंदर किया ताकि वो उनके रिलेशंस अच्छे रह सके। द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज द एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर लॉन्ग टाइम, सिसोदिया ने इसकी अथॉरिटीज को लॉन्ग टाइम रिफ्यूज किया, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। उसका रीजन था कि मुगल जो है वो मोर पावरफुल थे। ओके, एंड वंस डिफीटेड हाउ आर दे वर द ऑनरेबल and treated by the Mughals, given black their land and the assistant, इसको बोला जाता था वतन जागीर, and the careful balance between the defending but not the humiliating and the opponent, unable that the Mughal to extend their influences and over many kings and the chieftains, but they proved difficult to keep this balance away, which the deal of Shivaji's rebellion। इसमें बताया कि रिलेशंस जो है वो किस प्रकार से रहे इनके बीच में। रिलेशंस का जो मेन थिंग था, मुगल पावरफुल थे, पावरफुल होने के साथ उन्होंने अपनी जितनी भी जो स्टैमिना था वो अदर स्टेट पे रखा, और ऐसे काफी सारे रिलेशन जो है उनके अच्छे रहे। आफ्टर आता है मनसबदार एंड जागीरदार। मनसबदार एंड जागीरदार, मनसबदार एंड जागीरदार एक प्ले रोल है, एक डेजिग्नेशन था उस समय कि जो इस प्रकार मुगलों के अंदर आकर के और अपनी ज्वाइन कर लेते थे, सर्विस को ऑनरोल कर लेते थे, उसे मनसबदार कहा जाता था। इन डिटेल हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। विद द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर, दे रिक्वायर्ड द
diverse body of the people, and the empire stretched with the smaller Turkish nobs and expanded to include Iran's Indian, Muslim, Afghan, Rajput, Maharashtra, and the other people who joined the Mughal services were enrolled as the Mansabdar. जो मुगलों की इस प्रकार की सर्विस को एनरोल करता था वो क्या कहलाता था? मनसबदार. And the term the Mansabdar Mughal to fix one, इसमें रैंक होती थी. फर्स्ट रैंक, सेकंड सैलरी, third military and the responsibilities. Rank and salary were determined by the numerical value called jat. क्या कहलाता था? इस प्रकार की वैल्यू जो है वो कहलाती थी जाट. And the highest of the jat is more the prestigious was the specified number is Savaru. Okay, or the cavalryman, and the Mansabdar received their salaries as the revenue assessment and called the जागीर. जितने भी जमींदार जो थे, मनसबदार जो थे, वो अपनी पेमेंट जो है रेवेन्यू टैक्सेस के बेस पे लेते थे और इस प्रकार का जो टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे वो कहलाता था जागीर, विच इज द somewhat like इक्तास. इसको एक शब्द और कहा जाता था मुगल में, उसे कहा गया इक्तास. ओके, नेक्स्ट आता है जब्त एंड. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जब्त एंड जमींदार. अब देखिए जब्त एंड जमींदार. The main sources of the in Mughal, listen me, the more sources of the income in Mughal rulers were taxes on the production and या product जो थे जो produce होती थी. The peasantry in most places peasants pay taxes through the rural elites. That is the headman of the local chief. Okay, in the Mughal Empire, jamidar is the term used to describe the intermediate when whether they were local headmen of the village of the powerful chiefman. And the Akbar period 1570 से 1580 tax was fixed on each crop in cash. जितनी भी इसमें लेसन क्या होता था कि सोर्सेस जो था मेन वो टैक्सेस था. इस प्रकार जो जमींदारी से रिलेटेड जो जमींदार होता था वो इस प्रकार इंटरफेयर करता था कि वो जितने भी रेवेन्यूज उनको कलेक्ट करके उसके बाद में मुगल एम्पायर में वहाँ ले जा करके देता था. उसका कुछ पार्ट ऑफ या कुछ परसेंट जो है वो जमींदार को एज ए पेमेंट के रूप में फॉरवर्ड किया जाता था. और उसके बाद में जब अकबर का पीरियड आया, जब 1570 to 1580, तो मोस्ट ऑफ जितनी भी क्रॉप थी उसके ऊपर कैश टैक्स लिया गया था. क्या लिया गया था? कैश टैक्स लिया गया था. और अकबर का जो रीजन था वो जागीर वर द केयरफुल असेस्ड सो देयर रेवेन्यू यानी जो कलेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट जो था वर द रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार. इसको मनसबदार के इक्वली यानी रफली लिया गया था उसको. एंड बट द औरंगजेब टाइप दिस द जागीर वर नॉट द केयरफुल असेस. जब ये आया औरंगजेब जब आया तो इस प्रकार की जागीर जो है वो केयरफुल असिस्ट के रूप में नहीं किया गया. एंड देन वॉज द हुज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द मनसबदार which the mean and long wait before the received a jagir, or many jagirdars try to extract much revenue and possible whenever they get the jagir. और उन्होंने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जितना चाहा उतना रेवेन्यू, क्योंकि उनको एक फिक्स्ड एसेट के रूप में ये आया था. जहांगीर जब आया था तो औरंगजेब जब टाइम आया तो उनका रेवेन्यू का सिस्टम गड़बड़ा गया और फिर वो अपने हिसाब से उसको लेने लगे. नेक्स्ट आता है द क्लोजर लुक अकबर पॉलिसीज. देखिए अगर हम मुगल डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो अकबर का जो रेफरेंस है वो काफ़ी लॉन्ग रहा है. अब अकबर की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो काफ़ी सक्सेस भी हुई थी और वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी. तो a broad features of the administration were the laid down and the Akbars were the celebrated discussed by the Abul Fazl in his book Akbarnama. In the particular in the last volume of the book named आईने अकबरी, यानी आईने अकबरी जो है इसकी एक बुक थी जिसमें अकबर के बारे में सारी डिटेल दी गई थी जिसको अबुल फजल ने कंस्ट्रक्ट किया था. अबुल फजल थ्रू इज द राइटिंग एक्सप्लेन दैट द एम्पायर ऑफ द डिवाइड द प्रोविंसेस कॉल्ड सुबह. जब उसने अपने डिवाइड किया था उसने अपने एम्पायर को वो सुबह वो क्या कहलाया? सुबास. एंड द गवर्न
ए सूबेदार, और उसको किसके द्वारा चलाया गया, एक नई पोस्ट दी गई एडमिनिस्ट्रेशन में जिसको सूबेदार कहा गया। हु कैरिड आउट द बोथ पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री फंक्शन, जो पॉलिटिकल राजनीतिक और मिलिट्री दोनों वे को देखता था। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड द फाइनेंशियल ऑफिसर, यहाँ एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी था जिसको दीवान कहा गया था। एंड फॉर और द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड ऑर्डर, यहाँ पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। एंड द सूबेदार इज द सपोर्टेड बाय द ऑफिसर सच एज द मिलिट्री पे मास्टर, यानी मिलिट्री का जो पे मास्टर है ये इसको सपोर्ट भी करता था। द मिनिस्टर ऑफ द चैरिटेबल प्रोटेक्ट, यानी सदार, मिलिट्री कमांडर एंड द टाउन पॉलिसिस कमांडर। अकबर नॉबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, एक लंबी जो आर्मी है वो उसको फॉलो करता था और उसी अमाउंट में उसका रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करता था। नेक्स्ट इन दिस सीरीज वी गोस टू द अकबर एंड रिलीजन, यानी अकबर और धर्म। यहाँ रिलीजन, एक अकबर के बारे में एक फ्रीक्वेंस था या उसके बारे में डिस्कस था कि वो जितने भी धर्म थे यानी जितने भी रिलीजन्स थे उनकी रिस्पेक्ट करता था और उसके लिए, और वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन के बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसे हिंदूज टेम्पल्स वगैरह को उसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। फिर भी हम इन दिस सीरीज वी गोस टू while the Akbar was Fatehpur Sikri during the 1500 and 17th century they started the discussion on the religion। 1570 के अंदर इसने फतेहपुर सीकरी में रिलीजन्स के बारे में डिस्कस किया। तो उसमें उलमा, ब्राह्मण्स, जस्ट प्रीस्ट एंड द वर रोमन कैथोलिक एंड द जोरोस्ट्रियन, ये इस प्रकार के कुछ ऐसे फैक्टर्स जो है वो यहाँ आए। एंड दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना, और इनके बारे में जितने भी डिस्कस किए गए थे वहाँ उस रूम, उस भवन, उस जो भी ऑफिस है उसको एक नाम दिया गया इबादत खाना। ओके, एंड अकबर रिलीज्ड दैट द रिलीजन स्कॉलर ऑफ द एम्फेसिस रिचुअल ऑफ द dogma were the bywords and there the teachings create division in the disharmony amongst the subject, and thus the Akbar accept the idea of the shulk-i-kul और द यूनिवर्सल पीस। उसने एक नियम बनाया था, शुल्क एक कुल और यूनिवर्सल पीस यानी ब्रह्मांड की शांति के नाम से उसने एक ऐसे एक्सेप्ट किया एक व्यू को। एंड आइडियाज ऑफ द टॉलरेंस इज नॉट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल एंड डिफरेंट रिलीजन्स एंड हिज रिलीजन बट द फोकस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ द एथिक honesty, justice, peace. Abul Fazl had the Akbar informing vision of the governance around these ideas of the Shul-e-Kul. The principle of the governance was followed by the Jahangir and Shahjahan also. इसने जो शुल्क-ए-कुल जो है इस प्रकार के रिलेशंस को जब चलाया तो उसको जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया। Today's your chapter is finished here and again read and enjoy your chapter. Okay, have a good day, have a nice day.